स्वागत है पुराने समय की गूंज में। हमारे साथ यात्रा करें जहां हम प्राचीन हिंदी कहानियों के ज्ञान और आश्चर्य को उजागर करते हैं। नमस्कार। आज हम बेताल पचीसी की चौथी कहानी पर बात करेंगे, जिसका नाम है वफादार दोस्त और धोखेबाज पत्नी। हमारे पास कहानी का पूरा ब्यौरा है और आज हम दोस्ती, विश्वासघात और इंसाफ के जो उलझे हुए पहलू हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। पिछली बार आपको याद होगा, राजा विक्रम ने बेताल से ये सीखा था कि सच्ची उदारता जो है वो इरादे से तय होती है, मात्रा से नहीं। हरिदत्त का दान बेहतर माना गया था जी, और बेताल जैसा कि इसकी आदत है वापस पेड़ पर जा लटका। हाँ, पर विक्रम भी कहाँ मानने वाले थे। वो फिर से उसे ले आए। और यही मतलब राजा विक्रम का जो अटूट इरादा है वही तो इन कहानियों की जान है। हर बार विक्रम उसे लाते हैं और हर बार बेताल एक नई और शायद पहले से ज्यादा मुश्किल पहेली सामने रखता है। बिल्कुल। तो इस बार की कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। एक है देवेंद्र, बहुत बहादुर योद्धा। फिर है विजर, उसका दोस्त, बड़ा हुनरमंद कारीगर था वो। जी, और उनकी दोस्ती बहुत गहरी बताई जाती है। हाँ, और तीसरी है मोहिनी, देवेंद्र की पत्नी, खूबसूरत, लेकिन कहानी में पता चलता है कि धोखेबाज भी। सही। कहानी में मोड़ तब आता है जब देवेंद्र एक जंग में जाता है। वहां वो बुरी तरह घायल हो जाता है। हाँ, और सब लोग यहाँ तक कि शायद उसकी सेना भी उसे मरा हुआ मान लेती है। ठीक। यहीं पर विजय की वो जो दोस्ती की हम बात कर रहे थे, हाँ, उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। अच्छा। वो जाता है युद्ध के मैदान में, देवेंद्र को ढूंढता है, उसे बचाकर लाता है और फिर महीनों तक दुनिया की नजरों से छिपाकर उसकी देखभाल करता है। बाप रे, अपनी जान जोखिम में डालकर। बिल्कुल। ये दोस्ती का वो रूप है जहां आप दोस्त के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। उसकी जान बचाना, उसे ठीक करना, वो सब विजय ने किया। लेकिन दूसरी तरफ मोहिनी। हाँ, यही कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। मोहिनी ये मानकर कि देवेंद्र मर चुका है, वो ज्यादा वक्त आप कह सकते हैं शोक में नहीं गुजारती। वो उस इलाके के जो राजा थे उनके करीब हो जाती है और महल में रहने लगती है। ओह, तो ये तो सीधा सीधा धोखा हुआ, कह सकते हैं। यहीं से विश्वासघात की परतें खुलनी शुरू होती हैं। फिर क्या होता है? देवेंद्र ठीक हो जाता है? हाँ, विजय की देखभाल से देवेंद्र धीरे धीरे ठीक हो जाता है और जैसे ही वो ठीक होता है उसकी पहली इच्छा होती है मोहिनी से मिलने की। जाहिर है, लेकिन अब विजय के लिए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई होगी। बहुत बड़ी। एक तरफ दोस्त की खुशी जिससे वो इतने महीनों बाद मिल रहा है ठीक होकर, दूसरी तरफ वो कड़वी सच्चाई कि उसकी पत्नी अब किसी और के साथ है। हाँ, और ये सच्चाई बताना सिर्फ दोस्त का दिल तोड़ने जैसा था, बल्कि शायद उसकी जान के लिए भी खतरा बन सकता था। तो विजय क्या करता है? विजय एक योजना बनाता है। वो सोचता है कि सच सामने लाना जरूरी है, लेकिन शायद धीरे धीरे। वो देवेंद्र को शाही बाग में ले जाता है जहां उसे पता होता है कि मोहिनी राजा के साथ होगी, आमना सामना कराने के लिए। हाँ, शायद उसका इरादा यही था। लेकिन जैसे ही देवेंद्र मोहिनी को राजा के साथ देखता है वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। गुस्सा, दुख, दोनों। वो गुस्से और दुख से पागल सा हो जाता है, मोहिनी की तरफ चिल्लाता हुआ बढ़ता है। ओह। विजय उसे रोकने की कोशिश करता है, शायद बीच बचाव करने की। और इसी हाथापाई में एक भयानक बिल्कुल अनपेक्षित हादसा हो जाता है। क्या? देवेंद्र गलती से विजय के ही कारीगरी के एक औजार पे गिर जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। क्या? विजय के औजार से? ये तो बहुत ही दुखद है। नेक इरादे का इतना भयानक अंजाम। बिल्कुल। यही कहानी की विडंबना है। एक दोस्त को बचाने और सच्चाई सामने लाने की कोशिश में उसी दोस्त की मौत का कारण बन गया विजय, अनजाने में ही सही। फिर तो हंगामा मच गया होगा। हाँ, पहरेदार आ जाते हैं और मोहिनी वो जरा भी नहीं हिचकिचाती। वो फौरन सारा इल्जाम विजय पर मढ़ देती है। क्या कहकर? वो कहती है कि विजय ने जलन के मारे ईर्ष्यावश देवेंद्र की हत्या कर दी है। और राजा शायद हालात देखकर या मोहिनी की बातों में आकर ज्यादा तहकीकात नहीं करता। वो तुरंत विजय को फांसी का हुक्म सुना देता है। ओह, बिना जांच पड़ताल के? लगता तो यही है। और विजय एक शब्द नहीं बोलता, चुप रहता है। क्यों? शायद अपने मरहूम दोस्त की इज्जत रखने के लिए, शायद मोहिनी के विश्वासघात का राज दुनिया के सामने ना लाने के लिए। वो चुपचाप मौत को गले लगा लेता है। अपना बचाव भी नहीं करता? नहीं, वो मौन बलिदान देता है। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या ये सच्ची वफादारी थी या ये न्याय को दबाना था? विजय की ये चुप्पी कहानी को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। और यहीं पर बेताल अपनी पहेली पूछता होगा राजा विक्रम से। बिल्कुल। बेताल पूछता है, विक्रम बताओ, देवेंद्र की इस दुखद मौत में सबसे बड़ी गलती किसकी है? हाँ, ये सवाल वाकई मुश्किल है। किसके सिर पर दोष मढ़ा जाए? देखिए, 3 मुख्य दावेदार हैं।
पहली मोहिनी। हाँ, उसका विश्वासघात और फिर झूठा इल्जाम, ये तो जानबूझकर किया गया था। इसी के कारण विजय को सजा मिली। बिल्कुल, उसका इरादा साफ तौर पर बुरा था और नतीजा भी घातक। दूसरा है विजय। विजय का इरादा तो नेक था, दोस्त को बचाया, सच दिखाना चाहा, लेकिन उसी की वजह से अनजाने में ही सही देवेंद्र मारा गया। और फिर उसकी चुप्पी, उसने भी तो सच को सामने नहीं आने दिया। सही कहा। क्या नेक इरादा बुरे अंजाम को सही ठहरा सकता है या अंजाम ही मायने रखता है? और तीसरा? तीसरा कौन? खुद देवेंद्र। देवेंद्र कैसे? क्या उसका अपनी पत्नी के लिए वो जो अंधा प्रेम था और जब उसने सच देखा तो उस पर काबू न पा सकने की जो उसकी कमजोरी थी, क्या वही उसे उस घातक टकराव की तरफ नहीं ले गई? मतलब अगर वो अपने जज्बातों पर काबू रखता तो शायद ये हादसा टल सकता था। शायद। तो पहली यही है, मोहिनी का जानबूझकर किया गया धोखा और झूठ, विजय का नेक इरादे से किया गया वो काम जिसका अंजाम बुरा हुआ, और उसकी चुप्पी, या फिर देवेंद्र की अपनी भावनात्मक कमजोरी। किसकी गलती सबसे भारी है? ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। इरादा बनाम अंजाम, जानबूझकर किया गया पाप बनाम अनजाने में हुई गलती। हाँ, और ये भी कि वफादारी की सीमा क्या है। क्या सच को छुपाना हमेशा वफादारी है? कभी कभी बिना सोचे समझे निभाई गई वफादारी भी देखिए कितना नुकसान कर सकती है। बिल्कुल। और ये भी कि न्याय करना, दोष तय करना कितना मुश्किल हो जाता है जब इंसानी भावनाएं, हालात और किस्मत सब इतने उलझे हुए हो। सही कहा। क्या हमेशा किसी एक को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना मुमकिन है या सही है? ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। इस पर वाकई गौर करने की जरूरत है। तो आखिर राजा विक्रम का क्या था जवाब? इस रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले वीडियो में। और ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको प्राचीन हिंदी ज्ञान की यह झलक पसंद आए तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने विचार या अगली कहानी के लिए अपनी पसंद कमेंट